स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। उससे पहले ये 3 क्वेश्चन डाउट थे टेस्ट में संचय के। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 था, देखिए क्वेश्चन है n cadets have to stand in a row. n cadets have to stand in a row. If all possible permutations are equally likely, if all possible permutations are equally likely, then the probability that two particular cadets, then the probability that two particular cadets stand side by side. तो अगर दो पर्टिकुलर कैडेट्स साइड बाय साइड खड़े होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप देखिए कि अगर दो कैडेट्स एक साथ खड़े होंगे तो बाकी के कितने कैडेट्स बचेंगे? अगर इसको हम एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करें तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो जाएंगे अगर इसको एक कंसीडर करेंगे? तो दो को अगर एक कैडेट कंसीडर करेंगे तो n-1 हो जाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए कि 10 कैडेट हैं और आप दो कैडेट को एक सिंगल यूनिट काउंट करोगे तो बाकी के 8 बचेंगे, तो 1 और 8 9 हो जाएंगे टोटल। उसी तरह से n कैडेट्स में से अगर दो कैडेट्स को आप एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करोगे तो ये बाकी के जो बचेंगे n-2 बचेंगे और एक ये हो गया, तो n-2 + 1 टोटल नंबर ऑफ ये कैडेट्स टू बी अरेंज्ड इज n-1। तो इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो फेवरेबल अरेंजमेंट हो जाएंगे, फेवरेबल अरेंजमेंट इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल इनटू, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 2 फैक्टोरियल। और टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल n कैडेट्स है तो उनको रो में हम n फैक्टोरियल भी अरेंज कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Therefore required probability is equal to n-1 factorial into 2 factorial divided by n factorial। तो ये हो जाएगा n-1 factorial, ये जो 2 factorial है तो 2 हो जाएगा और n factorial हो जाएगा n into n-1 factorial। तो ये n-1 factorial से n-1 factorial कैंसिल हो जाएगा and this is equal to 2 by n। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 by n के इक्वल आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random। 3 of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random। तो देखिए सपोज करिए कि हेक्सागन है और इसमें टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं, तो 6 वर्टिसेस हो गए A B C D E F और इसमें से 3 वर्टिसेस सिलेक्ट किए जाने हैं। तो 6 में से 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस,
तो 6 में से अगर 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं तो 6C3 हो जाएगा। अब 3 वर्टिसेस से प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्राइंगल विद दीज 3 वर्टिसेस इज इक्विलैटरल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट triangle with these 3 vertices is equilateral। तो equilateral triangle की प्रोबेबिलिटी बता रही। तो हमारा जो इवेंट है वो है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। तो जो 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके जो ट्राइंगल बनाएंगे वो इक्विलैटरल होना चाहिए। तो इक्विलैटरल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, इसको ऑल्टरनेट, अगर आप ऑल्टरनेट वर्टिसेस सिलेक्ट करते हो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल बनेगा। तो जो ऑल्टरनेट वर्टिसेस हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये 3 एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देंगे और ये बी, एफ और डी ये एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप ऑल्टरनेट वर्टिसेस को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो इन तीनों को सिलेक्ट करें या इन तीनों को सिलेक्ट करें, और कोई तरीका नहीं है कि हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकें। तो इसमें जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का नंबर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, therefore probability of A is equal to NA divided by NS। तो NA तो 2 हो गया और NS को सॉल्व कर लेंगे 6C3। तो 6C3 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 20 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2/20 एंड 2/20 इज 1/10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 की इक्वल हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये कोई प्रॉपर्टी होती है क्या कि रेगुलर हेक्सागन के ऑल्टरनेट वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है? नहीं बेटा, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप इसको देख के समझ सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी साइड इक्वल होनी चाहिए। आप अगर कोई भी 2 ऐसे ट्रायंगल ले लोगे जो एडजेसेंट है और फिर तीसरा ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल बनाओगे, तो ये इक्विलैटरल नहीं बनेगा। इक्विलैटरल के लिए आपको साइड तो इक्वल रखनी पड़ेगी ना। साइड इक्वल तभी रह सकती है जब आप एक छोड़ के एक को लोगे, मतलब इस तरह से। ये आपको देखने से पता लगेगा, वैसे प्रॉपर्टी नहीं। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है इसमें। कोई भी 3 वर्टेक्स लेके देखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नो सर। यही 2 तरीके हो सकते हैं। तो ये देखने से, जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप 3 किस तरह से सिलेक्ट करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 एड्रेस्ड एनवेलप ठीक है, 5 एड्रेस एनवेलप दे रखे हैं एंड ईच एनवेलप हैज इट्स लेटर। जो 5 एड्रेस एनवेलप है उन सबके लिए अपना अलग अलग लेटर है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर प्लेस्ड इन राइट एनवेलप। एग्जैक्टली 3 letters are placed in right envelope।
मतलब जो 3 लेटर्स हैं वो अपने राइट एनवेलप में रखे हुए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो आप देखिए कि सपोज करिए कि लेटर 1 है, इसके लिए एनवेलप 1 है, लेटर 2 है, इसके लिए एनवेलप 2 है, लेटर 3 है, इसके लिए एनवेलप 3, लेटर 4 इसके लिए एनवेलप 4 और लेटर 5 है, इसके लिए एनवेलप 5। ये करेक्ट अरेंजमेंट, दिस इज करेक्ट अरेंजमेंट। तो लेटर 1 एनवेलप 1 में होगा तो वो अपने करेक्ट एनवेलप में होगा। इस तरह से मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब आप बताइए कि total number of ways, ns, number of element in sample space, this is total number of ways of placing letters in envelopes। तो लेटर्स को एनवेलप में रखने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? आपके पास 5 लेटर हैं और 5 एनवेलप हैं, तो 5 लेटर्स को 5 एनवेलप में आप कितनी तरीके से प्लेस कर सकते हैं? सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 5 प्लेस है और 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 प्लेस 5 ऑब्जेक्ट को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब सपोज करिए कि आपको 3 लेटर्स को एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर राइटली प्लेस्ड, एग्जैक्टली 3 लेटर्स आर राइटली प्लेस्ड। तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से 3 लेटर्स को हम राइटली प्लेस करें। तो आपके पास 5 लेटर है और 5 में से 3 लेटर को आपको करेक्टली प्लेस करना है ना? तो कौन से 3 लेटर इसमें से सेलेक्ट करें कि जो अपने करेक्ट एनवेलप में होंगे? तो इसमें करेक्ट एनवेलप में होंगे 5C3। तो इन 5 में से कोई से भी 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 5C3। मान लो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया और ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब रह गए 2 लेटर्स, तो बाकी के जो 2 लेटर बचे वो 2C2। अब देखिए ये अगर अपने करेक्ट एनवेलप में जाएंगे तो ये इनकरेक्ट एनवेलप में जाने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इसको। उसने कहा है कि एग्जैक्टली 3 लेटर्स राइटली प्लेस होने चाहिए। तो अगर 3 राइटली प्लेस होंगे तो 2 इनकरेक्टली प्लेस होंगे, है ना? तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करोगे तो बाकी 2 बचेंगे, 2 में से 2 सिलेक्ट करेंगे। ये राइटली प्लेस्ड है, ये रॉन्गली प्लेस्ड है। तो राइटली प्लेस्ड के कितने तरीके होंगे? आप 5 में से 3 आपने सिलेक्ट करिए, ये 3 सिलेक्ट करिए। अब इन 3 को अपने राइट एनवेलप पे रखना है, तो उसके कितने तरीके होंगे आपके पास? सेलेक्ट तो आपने कर लिए भाई, 3 लेटर सेलेक्ट कर लिए। अब इनको अपने करेक्ट एनवेलप में रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? बोलिए बेटा जिसको समझ में आए। 3 लेटर आपने सेलेक्ट कर लिए, जैसे L1, L2 और L4। इनको अपने करेक्ट एनवेलप में रखने के कितने तरीके होंगे? सर एक तरीका। एक तरीका होगा। तो इनको करेक्ट एनवेलप में रखने का एक तरीका हो। अब बच गए 2 लेटर्स L3। अब आपके पास एक तो लेटर्स बचे L3, L5 और एनवेलप बनते E3, E5। अब इनको करेक्ट में रखोगे या इनकरेक्ट एनवेलप में रखोगे? सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, क्योंकि 3 को ही करेक्ट में रखना है, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते। अब इनको इनकरेक्ट एनवेलप में रखने के तरीके बताइए। इन 2 लेटर्स को इनकरेक्ट में रखोगे तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? सर एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका होगा, L3 को L5 में और L5 को L3 में। दिस इज द ओनली वे। तो इनको इनकरेक्ट एनवेलप में रखने का भी एक तरीका होगा। तो ये 5C3 2C2 1 हो जाएगा, 1 into 1 into 1, तो ये 5C3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? therefore probability of A is equal to NA divided by NS। तो Na की वैल्यू हो जाएगी 5C3 और NS हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5C3 की वैल्यू हो जाएगी 10 और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। करेक्ट है बेटा? आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं।
स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स पे सबसे पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, इसको हम डिनोट करते हैं एम डी एक्स बार से। एक्स बार इसको मीन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन या अबाउट मीडियन, इसको डिनोट करते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, तो ये मीड लिख देंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन और सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मतलब है कि आपको सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। देखिए यहाँ पे जो xi है वो तो ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है, ये जो x बार है ये मीन को डिनोट करता है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है। सपोज करिए कि n ऑब्जर्वेशंस है, तो समेशन को ओपन करोगे तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो पहला टर्म हो जाएगा x1 माइनस x बार, दूसरा टर्म हो जाएगा x2 माइनस x बार, और ऐसे लास्ट वाला टर्म हो जाएगा xn माइनस x बार एंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, x1 x2 ये सब ऑब्जर्वेशंस है, तो xi का मतलब है ये सारे ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है, x1 x2 xn को डिनोट करता है। मीन आपने 10th में निकाला है डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, तो आप किसी भी तरह से मीन कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखिए, फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए, तो सबसे पहले तो आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेट करिए x बार समेशन xi डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दीजिए। तो 6 + 7 13, 23, 35, 48, 52, 60 और 72, और टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 78। तो ये आ जाएगा 72/8, और 72/8 का मतलब हो गया 9, मीन हो गया 9। अब ये जो डिविएशंस है इन सारे डिविएशंस को कैलकुलेट करना है, तो इन सब की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले x1 माइनस x बार की वैल्यू कैलकुलेट करो। Honestly, the best pizza in Denver. You just said the best pizza. Trust me. I can tell you. बेटा अपना माइक बंद करिए जरा। The dough is so thick. It's just like a baguette. That's our thin crust. That's the thin crust. Stop. Wow. Seriously.
तो सबसे पहले x1 माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालिए। तो x1 हो जाएगा 6 और x बार हो जाएगा 9। तो 6 माइनस 9 यानी कि -3 का मॉडुलस ये 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही x2 माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 9, ये -2 का मॉडुलस 2 के इक्वल होगा। फिर x3 माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो x3 माइनस एक्स बार इज 10 माइनस 9, ये 1 आ जाएगा। फिर x4 माइनस एक्स बार 12 माइनस 9, 3 हो जाएगा। x5 माइनस एक्स बार, x5 हो गया 13, तो ये 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर x6 माइनस एक्स बार 4 माइनस 9, ये -5 और -5 का मॉडुलस 5 के इक्वल होगा। फिर x7 माइनस एक्स बार, तो ये 8 माइनस 9, -1 का मॉडुलस 1 के इक्वल। x8 माइनस एक्स बार, तो 12 माइनस 9, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। इनको बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम मीन। अब इन सब का हमें मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दी। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई है 3, फिर दूसरे टर्म की वैल्यू 2 आ गई। ये सब हमने निकाले हुए हैं 3 2 1, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दी। तो हो जाएगा 3 2 5 6 9 13 18 19 22/8, 22/8, 8 2 जा 16, 60 आ जाएगा, 7 5। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन आ जाएगा 2.75। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बेटा मीन डिविएशन अबाउट मीन। मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है कि आपको इस तरह की टेबल मिलती है, XI यानी कि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन यानी कि MDX बार इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है समेशन, ये मॉडुलस XI माइनस एक्स बार, इसको FI से मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी से, डिवाइडेड बाय और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए समेशन FI। तो समेशन FI किसको डिनोट करता है? N को डिनोट करता है। तो अगर आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, और एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इससे हम एक्स बार यानी कि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI डिवाइड बाय समेशन FI।
यहाँ पे जो DI है वो XI माइनस A के इक्वल होता है। A इज अज्यूम्ड मीन, A को हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। 10th में ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और थर्ड है शॉर्टकट मेथड, x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन Fi yi डिवाइड बाय समेशन Fi इंटू h। यहाँ पे जो yi है वो xi माइनस A अपॉन h के इक्वल होता है, और h हम निकालते हैं क्लास साइज। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए होंगे तो ये क्लास साइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, ठीक है, या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। Find mean deviation about mean। और आपको ये टेबल दी हुई है, xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ है। 2, 5, 6, 8, 10, 12 और इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 10, 7, 8, 5। 2, 8, 10, 7, 8, 5 ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप टेबल बनाओगे सबसे पहले fi इंटू xi की, यहाँ पे fi इंटू xi की टेबल, जिससे कि आप इसका मीन कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ से आपको मिलेगा समेशन fi xi, इन सबको ऐड कर दोगे तो समेशन fi xi, और इन सबको ऐड कर दोगे तो समेशन fi, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाए। तो इससे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, तो इससे मीन आ जाएगा। फिर डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। जब मीन कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, xi माइनस x बार मॉड्यूलस। तो देखिए मीन डिविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू मॉड्यूलस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो फॉर्मूले से ही आपको पता लग जाएगा कि किस किस की टेबल बनानी है। xi माइनस x बार की टेबल बनानी है, मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है उसका, और फिर उसको fi से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे एक और टेबल बनाओगे, fi से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो fi मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस x बार। और जब ये सब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इसको नीचे ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे ऐड करके आपको वैल्यू मिलेगी समेशन fi xi माइनस x बार, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये मीन डिविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। करिए इसको मल्टीप्लाई, ये 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 60, 56, 80, 60। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 2 8 10 20 27 35 5 40 हो गया। इसको ऐड करिए, 40 60 100 150 230 290 और 10 300 आ जाएगा। तो समेशन fi xi 300 हो गया और 40 हो गया। तो इसमें ये 300 और ये 40
0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 7.5 आ गया, तो x बार की वैल्यू हो गई 7.5। अब ये देखो xi है, ये x बार है, इसमें से इसको माइनस करो और मॉडुलस में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो 2 में से 7.5 को माइनस करो, माइनस 5.5, उसका मॉडुलस हो जाएगा 5.5। फिर इसमें से इसको माइनस करो 2.5, इसमें से इसको माइनस करो 1.5, इसमें से इसको माइनस करो 0.5, 10 माइनस दिस 2.5 और 12 माइनस दिस 4.5। ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले टर्म को इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 11 आ जाएगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करो इसको 15 आ जाएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 को 3.5, फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई करो 16 प्लस 4 20 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 22.5 है। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये समेशन fi xi माइनस x बार की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 10 20 30 और 10 40 20 60 60 और 20 80 82 85 91 और ये 0.5 और 0.5 92, तो इसकी वैल्यू आ गई 92। तो ये 92 हो गया और समेशन fi हो गया 40 के, तो ये 92/40 हो जाएगा। 23 4 का 92 होता है, तो ये 2.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन हो गया 2.3 के इक्वल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मीन डिविएशन अबाउट मीन, ग्रुप डेटा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आपको कंटिन्यूअस इंटरवल्स दिए हुए होंगे। मीन डिविएशन अबाउट मीन, फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा होगा, और ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, तो इसका एक एग्जांपल देखिए। इसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको हम xi से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको fi से डिनोट करेंगे। तो ये टेबल आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। 10 से 20 मार्क्स दो बच्चों के, 20 से 30 मार्क्स तीन बच्चों के, 30 से 40 8, 40 से 15 50 14, 50 से 60 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 60 से 70 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स और 70 से 80 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो देखिए ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपको xi नहीं दिए हुए, xi इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसकी जो मिड वैल्यूज है इसको xi से डिनोट करेंगे। मिड वैल्यूज ये xi होगी।
इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये 10 प्लस 20/2 15 हो जाएगा, ऐसे ये 25 हो जाएगा, ये 35 45 55 65 और 75। अब देखिए इससे आपको xi मिल गया, ये fi मिल गया। अब ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब आप उसको इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे पहले fi इंटू xi की टेबल बना लेंगे, मीन आ जाएगा, मीन कैलकुलेट कर लोगे, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। इस वाली टेबल को ऐड करेंगे, समेशन fi xi आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे समेशन fi, यहाँ से आपको मीन कैलकुलेट हो जाएगा। जब मीन कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसकी कैलकुलेशन करो, xi माइनस x बार मॉड्यूलस, फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, xi माइनस x बार, फिर मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन fi मॉडुलस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi, और यहाँ से आपको मीन डिविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना फर्क है इसमें? इसमें बस इससे आपको xi कैलकुलेट करना है। जैसे ही xi कैलकुलेट हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो काफी बड़ी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से ये काफी आसान हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप खुद से कर लीजिएगा। अब उसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? मीन डिविएशन अबाउट मीन, उसका तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, समेशन fi xi माइनस x बार डिवाइड बाय समेशन fi। ये तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन x बार निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। x बार का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन fi yi डिवाइड बाय समेशन fi इंटू h। ये फॉर्मूला हो जाएगा x बार। तो सबसे पहले तो a को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो a है वो अज्यूम्ड मीन है, तो जो xi की टेबल होती है उसके मिडिल से हम a को कंसिडर करते हैं। तो a को हमने 45 कंसिडर कर लिया। अब जब ये a आ जाएगा तो हम फिर yi की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। yi होता है xi माइनस a अपॉन h, और यहाँ पे देखिए जो गैप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो गैप है ये 10 हो गया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। h को बोलते हैं क्लास साइज। तो अब yi की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें से yi की वैल्यू कैलकुलेट करो तो xi माइनस a, तो 15 माइनस 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 45 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 आ जाएगा। फिर ये माइनस 1 0 1 2 3, ऐसे ये yi की वैल्यू हमेशा पैटर्न में आती है। अब जब आपको yi मिल जाएगा तो आप कैलकुलेट करोगे fi इंटू yi, fi इंटू yi कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो fi और yi की टेबल बनाएंगे, तो yi को fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 6 हो गया, फिर 3 2 जा 6, ये भी माइनस 6 हो गया,
8, ये -8 हो गया, 0, ये 8 हो गया, 3 2 6, और ये 3 2 6। तो समेशन एफ आई वाई आई कैलकुलेट करोगे, इन सबको ऐड कर दो तो समेशन एफ आई वाई आई आ जाएगा। ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए तो ये आ जाएगा 45 प्लस ये समेशन एफ आई वाई आई 0 हो गया, समेशन एफ आई इन सबको ऐड कर दीजिए, 2 3 5 8 13 14 29 37 40 42, और x की वैल्यू 10, तो ये तो सब 0 ही रहेगा, तो 45 प्लस 0 ये 45 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारा मीन कैलकुलेट आ गया, मीन की वैल्यू हो गई 45। अब इसकी टेबल बनानी है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे ये एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, इसकी टेबल बनाओगे, और फिर इसके बाद इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये नंबर्स काफी छोटे हो जाएंगे। इसको शॉर्टकट मेथड इसलिए बोलता है कि इसमें कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो मीन में काफी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। अब ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, बस मीन निकालने का तरीका अलग है, बाकी तो ये मीन डिविएशन अबाउट मीन आपको फिर पहले की तरह कैलकुलेट करना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई की वैल्यू ये है, ठीक है, ये एक्स आई नहीं है, ये क्लास इंटरवल हो गया, और ये एक्स आई हो, तो ये एक्स आई की वैल्यू है, इसमें से एक्स बार को माइनस करें, तो 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 हो जाएगा -30, लेकिन मॉडुलस के बाद ये 30 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 45 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर 10 20, और 75 माइनस 45 30। अब इसको एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 30 ये 60 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 10 80, फिर 3 इंटू 20 60, और 2 इंटू 30 60। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 120 80 200, और ये भी 200, तो 400 आ जाएगी, तो हो जाएगा 400, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, तो 400 को 40 से डिवाइड करिए तो ये 10 आ जाएगा। तो ये जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 10th में आपने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा है। अगर यहाँ पे हम मीन की प्लेस पे मीडियन रख दें, जहाँ पे मीन है इसकी प्लेस पे मीडियन रख दें, तो वो हो जाएगा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो जैसे मीन कैलकुलेट करा है उसी तरह से आप मीडियन कैलकुलेट कर लोगे, जैसे 10th में किया था, और बाकी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो मीन को अगर मीडियन से रिप्लेस कर देंगे तो वो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप अपने आप करिएगा, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपको करना है।
वो एक्सरसाइज 15.1 विद एग्जांपल्स आपका होमवर्क है। मीडियन, अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मीडियन कैसे कैलकुलेट करता है। मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, अगर आपको अनग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला है टी n/2 टी n+1/2। ये है इफ n इज इक्वल टू ऑड। अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला, सपोज करिए कि आपको 11 टर्म्स दिए हुए हैं तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो आप पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। फिर यहाँ पे n को 11 डालोगे तो 12/2 t6 यानी कि 6th टर्म। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद जो भी 6th टर्म आएगा वो मीडियन हो जाएगा। और दूसरा है मीडियन इज इक्वल टू टी n/2 प्लस टी n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये है अगर n इवन है तो इवन के लिए। सपोज करिए कि 10 टर्म्स हैं तो 10/2 आ जाएगा 5। 5th टर्म की वैल्यू डालो यहाँ पे, ये 5 + 1 6 हो जाएगा। 6th टर्म की वैल्यू डालो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। फिर आप मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाल लोगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाला था। फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। ये मीडियन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10th में आपने जरूर ये खूब अच्छी तरीके से किया हुआ हो। ठीक है, नहीं करा होगा तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल, फ्रीक्वेंसी की जो टेबल होती है उसको ऐड करते जाइए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बन जाएगी। फिर उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में n/2 जिसके अंडर लाई करेगा वो मीडियन क्लास होगी, उसकी लोअर लिमिट की वैल्यू L हो जाएगी। CF मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और H आपको पता ही है। ठीक है बेटा, और जब एग्जांपल्स करोगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 15.1 विद एग्जांपल। कर लोगे बेटा ये एक्सरसाइज? क्लास अभी खत्म करता हूँ मैं यहीं पे।